हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूसो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रूसो ने अपने विचार दिए हैं असमानता को लेकर। उसने एक किताब लिखी थी पूरी विषमता को लेकर, असमानता को लेकर एक पूरी की पूरी किताब लिखी थी जिसमें उसने असमानता के बारे में, समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज की इस वीडियो में हम असमानता पर रूसो के विचार को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। हम ये पूरी की पूरी सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम रूसो के जो भी रूसो ने सिद्धांत बताया है, आप स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उन सभी को हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर में कवर किया गया है। प्लीज़ हर एक लेक्चर को देखें, सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक पर आते हैं। आई नो कि आप लोग काफ़ी समझदार स्टूडेंट हैं और इतने बड़े मतलब आगे के सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पहले से ही पता हैं। तो इधर उधर की बातें किए बिना डायरेक्टली हम टॉपिक पर आते हैं। रूसो ने डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, विषमता पर वार्ता के अंतर्गत यह मान्यता रखी कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य केवल आत्मरक्षा के विचार और दया भावना से प्रेरित होते थे, परंतु सामाजिक जीवन में वे प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बुक का नाम आप याद कर लें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बुक नहीं है, दो ही बुक आपको लर्न करनी है रूसो के बारे में मेनली। एक बुक यह है विषमता पर वार्ता, याद कर लो नाम इसका, ठीक है। तो विषमता पर वार्ता एक बुक लिखी थी उसने इनइक्वालिटी पर, जो कि इस बुक के अंतर्गत उसने कई सारी बातें लिखी। इसने कहा कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें जो मनुष्य था उसका जो मेन उद्देश्य था वो था आत्मरक्षा, कि खुद की रक्षा करनी है, चाहे वो खाने से संबंधित हो, हमें खाना मिलना चाहिए, चाहे दूसरे व्यक्ति से रक्षा करनी है, तो वो अपनी आत्मरक्षा पर बल देता था और दया की भावना से वो प्रेरित था, दया की भावना उसमें थी, ये कहता है रूसो। इसके बाद रूसो कहता है जब समाज बन जाता है तो सामाजिक जीवन में कंपटीशन शुरू हो जाता है, लोग स्वार्थी हो जाते हैं। यह तर्क देकर रूसो ने ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट की इस मान्यता को चुनौती दी कि ऐतिहासिक परिवर्तन मानव समाज की प्रगति का संकेत देता है। रूसो के तर्क का अर्थ यह भी था कि यूरोप के लोगों ने सामाजिक विषमता को बढ़ावा देकर हिंसा का सहारा लेकर और अफ्रीका तथा नई दुनिया के आदिवासियों पर अपना घिनौना प्रभुत्व स्थापित करके जो तथाकथित सभ्यता विकसित की थी, उसी को वे प्रगति की संज्ञा देते थे। देखो दोस्तों, अब रूसो ने ये जो ऊपर तर्क दिया था कि जो अब सामाजिक स्थिति है, सामाजिक जीवन है, इसमें प्रतिस्पर्धा है और लोग स्वार्थी हैं। ऐसा तर्क रूसो ने मतलब दिया इसलिए कि जो पहले के जो लोग थे वहाँ पे, जो विचारक थे यूरोप में, वो मानते थे कि जो यूरोपीय जो प्रभुत्व है, यूरोप जो दूसरे देशों पर जो राज कर रहा है, ये प्रगति है, ये प्रोग्रेस है। यूरोप में जो मतलब अमीरी की तरफ जाने पर जो बल दिया जा रहा है, इसको प्रगति मानते थे। ज्ञानोदय, ये ऐसी मान्यता थी। ज्ञानोदय का मतलब है इसमें कुछ ऐसे विचारक थे जो मानते थे कि बौद्धिक चीज़ें होनी चाहिए, तर्क बुद्धि के आधार पर ही हम अपने विचारों को पेश करना चाहिए, ठीक है। एनलाइटमेंट को आप काफ़ी अच्छे से फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना समझो, जो ज्ञानोदय से संबंधित जो विचारक थे वो मानते थे कि जो ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, जो प्रगति मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, वही मानव समाज की प्रगति है, वही प्रोग्रेस है। हाँ, और इसी को रूसो ने मतलब इसी का विरोध किया। रूसो ने कहा कि ये प्रगति नहीं है, और क्योंकि ये जो समाज है इसमें नैतिक भावना चली गई है, ये जो समाज है इसमें स्वार्थ भावना ज़्यादा आ गई है। सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रूसो पहला ऐसा विचारक था जिसने समाज में प्रचलित असमानता का विश्लेषण करके उन विषमताओं को दूर करने की मांग की जो सामाजिक अन्याय का उदाहरण प्रस्तुत करती थी। रूसो से पहले सब इस तरह की विषमताओं मतलब दोस्तों असमानताएं, समानताएं ही होता है, को एक ही श्रेणी में रखा जाता था जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं देखी जाती थी। देखो दोस्तों, रूसो पहला ऐसा विचारक था जिसने सामाजिक असमानता को का विश्लेषण किया। उसने देखा कि जो समाज है इसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं और उसने मांग की कि ये असमानताएं दूर होनी चाहिए, ठीक है।
जो पहले के जो विचारक थे वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उल्टा वो जो असमानताएँ बढ़ रही थी, समाज में जो मतलब हिंसा वगैरह हो रही थी या जो परिवर्तन हो रहा था, हिंसा के बल पर जो दूसरे देशों पर राज किया जा रहा था, इसको प्रगति मान रहे थे, प्रोग्रेस मानते थे। धीरे-धीरे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएँगी, बस इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखते रहें, हर बार की तरह वीडियो आप देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहली बार में कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है। ऐसी हालत में रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति, एक प्रसिद्ध किताब रखी। देखो, रूसो ने माँग की ना अभी-अभी कि असमानता दूर होनी चाहिए, और उसी के चलते रूसो ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, विषमता पर वार्ता, यानी कि असमानता पर वार्ता। के अंतर्गत उसने मानव समाज से जुड़ी दो प्रकार की असमानताओं में अंतर किया, प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता। यह विचार हमें सामाजिक अन्याय पर प्रहार करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान करता है। देखो दोस्तों, अब रूसो ने यहाँ पर अपनी एक किताब लिख डाली पूरी की पूरी असमानता के ऊपर। रूसो ने कहा दो तरह की असमानताएं हैं अभी हमारे सामने। क्या है? एक थी प्राकृतिक असमानता जो प्राकृतिक स्थिति में थी, और एक है परंपरागत असमानता जो कि हमें समाज के अंतर्गत अंतर्गत दिखाई देती है। ये रूसो ने कहा। और ये जो रूसो ने तर्क दिया है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छे तर्क हैं जो किसी भी सामाजिक अन्याय पर एक तरह से प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन तर्क का यूज़ किया जाए तो आप आसानी से किसी भी सामाजिक रूढ़ि पर या सामाजिक नियम पर प्रहार कर सकते हो। आगे समझेंगे, इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। रूसो के अनुसार प्राकृतिक असमानता वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे कि मनुष्य में आयु, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बाहुबल और बुद्धिबल इत्यादि में पाई जाने वाली भिन्नताएं। इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये भिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है और ये प्रायः अटल या अपरिवर्तनीय हैं। इन्हें मनुष्य ने ना तो स्वयं बनाया है और ना वह इनमें कोई फेरबदल कर सकता है। अब देखो दोस्तों, रूसो कहता है प्राकृतिक असमानता है और एक परंपरागत असमानता है। प्राकृतिक असमानता क्या है, इसको रूसो काफ़ी डिटेल में आपको समझा रहा है। रूसो कह रहा है देखो, मनुष्य मनुष्य की आयु में असमानता है। हो सकता है कि आप 20 साल के हो, मैं 21 साल का, 22 साल का हूँ, तो हमारी आयु में तो भाई असमानता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, हो सकता है कि आप हेल्थी हो मुझसे ज़्यादा, मैं कमज़ोर हूँ। हो सकता है मैं हेल्थी हूँ, आप कमज़ोर हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य में अंतर होता है। मनुष्य मनुष्य में आयु में अंतर होता है, एज में अंतर होता है, स्वास्थ्य में अंतर होता है। कोई सुंदर होता है, कोई सुंदर नहीं होता, कोई कम सुंदर होता है, कोई बाहुबल होता है, ताकतवर होता है, कोई अलग होता है। मतलब मनुष्य मनुष्य में अंतर है, हाँ है। तो प्राकृतिक असमानता ये है कि मनुष्य मनुष्य में कई सारे अंतर होते हैं, जैसे कि आयु से संबंधित अंतर हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित या बुद्धि, दिमाग से संबंधित अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसे अंतर है, ये एक ऐसी असमानता है जो कि प्रकृति की देन है, इसे हम बदल नहीं सकते। अगर हमें काला बनाया है तो हम गोरे नहीं हो सकते, अगर हमें गोरा बनाया है तो हम मतलब हम और अपने फेस को बदल नहीं सकते। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो प्रकृति ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। हमें इस आयु वर्ग का बनाया तो हम इसी आयु में रहेंगे, हम अपनी आयु को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें प्राकृतिक असमानता है और ये रूसो ने बताया। अब रूसो इसके बाद कहता है दूसरी जो असमानता है वो है परंपरागत असमानता। अब परंपरागत असमानता क्या है? तो परंपरागत असमानता हैसियत, संपदा और शक्ति की भिन्नताओं को सूचित करता है। इसके अंतर्गत कुछ गिने चुने लोगों को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिनसे जनसाधारण को वंचित रखा जाता है। ये भिन्नताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है और ये परिवर्तनीय अल्टरने अल्टरेबल हैं। इन्हें मनुष्य ने स्वयं बनाया है और वह इनमें फेरबदल कर सकता है। अब आता है परंपरागत असमानता। परंपरागत असमानता क्या है? रूसो के अकॉर्डिंग परंपरागत असमानता में आती है हैसियत, संपदा, शक्ति। कहने का मतलब है कि परंपरागत असमानता समाज में पाई जाती है, प्राकृतिक असमानता प्राकृतिक दशा में और परंपरागत असमानता समाज में। समाज में क्या है कि समाज में असमानता ऐसी है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की हैसियत ऊंची है, किसी की नीची है, कोई शक्तिमान है। शक्तिमान मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है, पावर का मतलब उसके पास लोग ज़्यादा हैं, उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, उसके पास कनेक्शन ज़्यादा हैं, लोगों तक
बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है तो शक्ति है उसके पास, कोई शासक वर्ग है तो ऐसे भी है, ठीक है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, कुछ गिने चुने लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है और किसी को इससे वंचित रखा गया है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है रूसो कि समाज में परंपरागत असमानता देखी जा सकती है और इसमें लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, जो चीज़ समाज ने बनाई है उसमें तो हम परिवर्तन कर ही सकते हैं, क्योंकि समाज तो इंसान के द्वारा बनाया गया है, सामाजिक नियम वगैरह। तो समाज ने जो अंतर किया है, जो असमानता को जन्म दिया है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, ये रूसो कहता है। उदाहरण के लिए प्रकृति ने, अब यहाँ पे परंपरागत चीज़ों को और प्राकृतिक असमानता को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है, ध्यान से सुनिए। उदाहरण के लिए प्रकृति ने कुछ मनुष्य गोरे और कुछ काले बनाए हैं, यह प्राकृतिक असमानता का उदाहरण है, ठीक है। कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, ये क्या है? प्राकृतिक असमानता। लेकिन यदि गोरे लोग शानदार मकानों में रहते हैं और काले लोग झोपड़ियों में रहते हैं, तो यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बनाई, मनुष्यों ने बनाई है, और यह परंपरागत विषमता या परंपरागत असमानता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। जब हम समानता के सिद्धांत के आधार पर यह तर्क देते हैं कि गोरे और काले लोगों को शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त करने के एक जैसे अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, तब हम निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे होते हैं। हम यह मांग नहीं करते कि सारे काले लोगों को गोरा बना दिया जाए। देखो दोस्तों, जब हम मांग करते हैं ना कि सभी लोगों को एक जैसे शिक्षा के अवसर मिले, सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर मिले, सभी लोगों के पास एक बराबर लगभग संपत्ति हो, ठीक है। जब हम ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम समाज में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, ना कि प्राकृतिक अधिकारों में परिवर्तन की, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते ना कि सभी काले लोगों को गोरा बना दो, सरकार से ये मांग तो नहीं करते ना, ये क्योंकि ये प्राकृतिक असमानता है। हम हमेशा परंपरागत असमानता में परिवर्तन की बात करते हैं। रूसो ने प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता में अंतर करते हुए जो तर्क दिया है उसे आज के युग में और भी आगे बढ़ा सकते हैं रूसो के विचार से। अब रूसो ने ये जो तर्क दिया है इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। रूसो के विचार से प्राकृतिक विषमता यानी कि असमानता अधिकांशतः अटल होती है, मतलब उसमें आप परिवर्तन, मैक्सिमम ये है कि परिवर्तन नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप पतले हैं तो आप जिम जा सकते हैं। अब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हो गई हैं, उनके बल पे भी लोग खाते हैं, उन्हें तो मोटे हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो सकता है ना। तो मैक्सिमम देखा जाए तो प्राकृतिक विषमता में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। परंतु परंपरागत विषमता में बहुत हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है। आधुनिक युग के संदर्भ में देखें तो कई जगह तरह की प्राकृतिक विषमता भी सर्वथा अटल नहीं है। हाँ, तो वही अब यहाँ पे रूसो कह ही रहा है कि परंपरागत असमानता में हम काफ़ी हद तक बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ प्राकृतिक असमानताएं हैं जिसमें थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। वैसे तो प्राकृतिक असमानता को हम बदल नहीं सकते, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं कहीं-कहीं पर जिसमें प्राकृतिक असमानता को भी थोड़ा सही या उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उपयुक्त यानी कि ठीक पोषण यानी कि सही न्यूट्रिशन की व्यवस्था करके मनुष्य के स्वास्थ्य और दैहिक शारीरिक शक्ति को उन्नत किया जा सकता है। उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण की सहायता से उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि उपयुक्त प्रसाधनों और शल्य चिकित्सा का प्रयोग करके मनुष्य में सौंदर्य का विकास भी किया जा सकता है। मनुष्य पर देख रेख कर ली जाए तो बहुत सारे रोगों की रोकथाम की जा सकती है और मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विकृतियों से, कमियों से मुक्त रखा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं प्राकृतिक असमानता में भी जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग कमज़ोर होते हैं प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो अगर उन्हें ठीक प्रकार से भोजन दिया जाए, सही न्यूट्रिशंस दिए जाएँ, तो उनमें उनका शरीर सही तरह से विकसित हो सकता है। सही तरह की शिक्षा दी जाए, सही तरह की ट्रेनिंग दी जाए, तो उनका जो मानसिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी गति से हो सकता है। नॉर्मली देखो, एक इंसान होता है जो मानसिक रूप से काफ़ी बुद्धिमान होता है और एक इंसान होता है जो मानसिक रूप से थोड़ा वीक होता है, तो ये थोड़ी-सी प्राकृतिक असमानता मान सकते हैं हम इसे। बट लेकिन जब बच्चे को या कोई भी व्यक्ति उसे अगर लगातार ट्रेनिंग दी जाए, तो ट्रेनिंग के फलस्वरूप क्या होगा? ट्रेनिंग के फलस्वरूप बहुत सारे
जो मानसिक कमियां हैं वो सुधर सकती हैं। शल्य चिकित्सा है, उसके माध्यम से सौंदर्य में यानी कि सुंदरता में बदलाव किया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये परिवर्तन किए जा सकते हैं, बट ये थोड़े थोड़े ही परिवर्तन हैं, समाज में तो बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। परंतु इस तरह के सुधार की संभावना भी इस बात पर निर्भर करती है कि संबंध व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। देखो दोस्तों, ये जो अभी मैंने बात की शल्य चिकित्सा, यानी कि कई बार मतलब स्किन वगैरह में ऑपरेशन वगैरह वगैरह के थ्रू कई बार सुधार किया जाता है। शल्य चिकित्सा नॉर्मली से प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के रूप में भी समझ सकते हो। तो ये कौन करा सकता है? नॉर्मल इंसान थोड़ी ना करा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। जिस समाज में वह रहता है वह वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से आखिर कितना उन्नत है, या वहाँ सामाजिक सेवाओं की कितनी विस्तृत और कितनी कुशल व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं यहाँ यही पढ़ा रहा था आपको कि यही है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक जो असमानताएं हैं उसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन करने के लिए भी हमें सामाजिक स्थिति देखनी पड़ती है व्यक्ति की। आखिर व्यक्ति मान लो एक गरीब देश में रह रहा है और एक व्यक्ति जो है वो यूरोप के एक अमीर देश में रह रहा है, तो दोनों की स्थिति अलग है, दोनों को अलग सुविधाएं मिलेंगी, तो उसमें परिवर्तन ना के बराबर किए जा सकते हैं। इस तरह प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता के बीच की सीमा रेखा मिट नहीं जाती, बल्कि परंपरागत असमानता का विचार क्षेत्र बढ़ता चला जाता है और उसके साथ साथ इन असमानता को मिटाने के लिए समाज का दायित्व भी बढ़ता चला जाता है। देखो दोस्तों, नॉर्मली मैं कहूँ ना साफ साफ, तो प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता पर नॉर्मली परंपरागत असमानता पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक असमानता तो चलो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, ये मान लिया जाता है। और अगर जिन क्षेत्रों में हम बदलाव कर भी सकते हैं प्राकृतिक रूप से, उसमें हम उसके लिए भी हमें परंपरागत असमानता को देखना पड़ता है। ठीक है, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो यही है कि परंपरागत असमानता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसमें ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है। जब सब लोग को या कुछ लोग यह देखते हैं कि समाज में जो असमानताएं प्रचलित हैं उनमें से कुछ विषमताएं असमानताएं अन्यायपूर्ण हैं और उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, तभी समानता का आदर्श राजनीतिक जीवन की प्रेरणा शक्ति बन जाता है। मनुष्य साधारणतः जिन विषमताओं का की शिकायत करते हैं वे प्राकृतिक असमानताएं नहीं होती, बल्कि ऐसी असमानताएं होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था में घर कर चुकी हों, मतलब सामाजिक व्यवस्था में आ चुकी हों। तो यही है दोस्तों, जब कुछ लोग देखते हैं समझते हैं कि ये जो असमानताएं हैं ये अन्यायपूर्ण हैं। कुछ असमानताएं हैं जो नॉर्मली हैं, बट कुछ असमानताएं ऐसी होती हैं जो अन्यायपूर्ण जब लगती हैं लोगों को, तो वो समानता की मांग करते हैं, तब समानता का विचार सामने आता है। और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लोग प्राकृतिक असमानता नहीं, जो सामाजिक व्यवस्था में जो असमानता है उसमें सुधार की मांग या समानता की बात करते हैं। इसका उदाहरण इंडिया ले सकते हो। अब जो दलित जाति वगैरह के लोग हैं उन्होंने क्या मांग की कि हमें एक समानता दो, जातिगत जो समानता है वो हमें मिलनी चाहिए, जो जातिगत भेदभाव है उसे खत्म किया जाना चाहिए, समाज में हमें समानता मिलनी चाहिए। ये थोड़ी ना कहा कि हम लोग काले हैं तो हमें गोरा किया जाए, या ये नहीं है कि भाई सभी लोग काले हों, ऐसा नहीं है। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कहा जाता, कोई भी व्यक्ति या समाज में परिवर्तन की मांग करते हुए ये नहीं कहता कि मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे हेल्थी कर बनाओ, है ना। नॉर्मली यही मांग की जाती है कि जो सामाजिक जो असमानता है उसमें मुझे बराबरी का स्थान दो। ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को शिक्षा के पूरे अवसर मिल रहे हैं, उसे विश्वविद्यालय जाने का मौका मिल रहा है, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, और हमें नहीं मिल रहा है या दूसरे बच्चे को नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। ये इसकी ऐसी असमानताओं में समानता की मांग की जाती है। लेकिन प्राकृतिक जो असमानता है उसमें मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि समानता की मांग नहीं की जाती। इस तरह रूसो ने असमानता का तर्क संगत विश्लेषण प्रस्तुत करके प्रचलित असमानताओं से जुड़े अंधविश्वासों पर बल प्रहार किया और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की मांग का रास्ता खोल दिया। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखो रूसो ही पहला ऐसा विचारक था जिसने असमानताओं पर बल दिया। उसने कहा कि समाज में असमानताएं हैं,
स्पेशली सामाजिक जो असमानता है उसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, ये रूसो ने बताया। तो इससे लोगों का ध्यान गया और रूसो के इस विचार से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और जो सामाजिक रूप से बहुत सारी असमानताएँ थी या जो अंधविश्वास थे उस पर प्रहार करना शुरू किया गया। तो यहाँ पर रूसो का एक बड़ा एक योगदान था कि उसने एक आधार प्रस्तुत किया, एक बेस बना दिया कि अब लोग आएँ और मेरे तर्क का यूज़ करके और भी ज़्यादा मेरे विचार को आगे बढ़ाकर सामाजिक असमानताओं को दूर कर सकें। सामाजिक न्याय की माँग का रास्ता उसने खोल दिया। सामाजिक न्याय का मतलब ये कि जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी दी जाएँ जिससे कि उनकी लाइफ़ को प्रोटेक्शन मिले। उन्हें जो रोटी, कपड़ा और मकान की बात है वो दी जाए। असमानता जो है उनके साथ वो दूर की जाए। ये सारी चीज़ें उसने की। मतलब ऐसे विचार उसने प्रस्तुत किए। तो यहाँ दोस्तों हमने रूसो के रूसो का जो असमानता पर जो विचार था वो काफ़ी अच्छे से समझा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली ये ना केवल आपके सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक नॉर्मल लाइफ में अगर आपको ये नॉलेज है तो काफ़ी बेटर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सामाजिक रूप से जो जो असमानताएँ हैं उनको समझ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तर्क दिए रूसो ने यहाँ पर और आई होप उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यही कहूँगा कि रूसो पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप देखो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सामाजिक संकल्पना का। रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, उसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्लीज़ सभी लेक्चर को देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।